चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय। तो कैसी चल रही है बच्चों तैयारी आप सबकी? देखो हमने कितने चैप्टर खत्म कर लिए अब तक। पीछे के हमारे 7 चैप्टर और एक 8 चैप्टर अब तक हो चुके हैं हमारे, है ना। कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने? 8 से। 8 9 10 11 12 13 14, 7 चैप्टर उधर हो गए और एक दूसरा चैप्टर हो गया हमारा बहुपद। 8 चैप्टर अभी तक खत्म हो चुके हैं। अब हमारा 9वां चैप्टर यानी कि मतलब टोटल 9वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो है क्या? दो चर वाले, क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को इसमें हम पढ़ेंगे, जो कि आपकी किताब यानी कि आपकी बुक का तीसरा चैप्टर है। और इस यूनिट, जो यूनिट आपकी अलजेब्रा यूनिट है बीजगणित वाली, उसका दूसरा चैप्टर यानी दूसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर हो गया आपकी बुक का, जिसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म होता है यानी कि पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, है ना। जिसके मतलब दो चर वाले रैखिक, रैखिक से हम संबंध पता है आपको। रैखिक क्या था? रैखिक हमने पढ़ाया था बहुपद में। रैखिक मतलब जिसके चर की घात अधिकतम घात 1 हो, वो रैखिक होता था, है ना। और यहाँ पे युग्म मतलब दो पेयर यानी और समीकरण मतलब एक इक्वेशन। देखो बहुपद और समीकरण में आपको अंतर बताया था। बहुपद क्या होता है? जैसे कि 2x+y, ये एक बहुपद है ना। लेकिन अगर इसको बराबर रख दें हम जीरो के, इक्वलेंट टू रख दें जीरो के, तो वो क्या हो जाएगा? एक समीकरण हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे हम बात करेंगे समीकरणों की। और कैसे समीकरण होंगे? रैखिक समीकरण होंगे जिसमें दो चर होंगे। दो चर होंगे। जब हमने बहुपद स्टार्ट किया था बच्चों, तो आपको बताया था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी, है ना। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अब क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना बच्चों। क्लियर है ये बात आप सबको? पेयर मतलब जोड़ा हो गया। किसका जोड़ा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसी है? मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक कैसे होते हैं? जिनमें क्या होती है? हमारी घात एक होती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 2x+3y। ठीक है, 2x+3y। अच्छा पहले देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि देखो यहाँ दे रखा है हमें एक 2x+3y, ठीक। और एक दे रखा है 2x+3y+1 ठीक है, 2x+3y=1। या फिर अब ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे एक बहुपद है। ठीक है, क्या है ये? बहुपद है। और अगर हम 2x+3y=0 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक समीकरण में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण में बदल जाएगा। क्लियर है ये बात आप सबको? ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम दो रैखिक समीकरण। दो चर क्या होते हैं? देखो हमने अभी तक जो पढ़ा था बहुपद में, वो पढ़ा था जैसे कि x² + 2x+1, इस तरीके से पढ़ा था, है ना। या फिर पढ़ा था x³ + 2x² + 6, इस तरीके से पढ़ा था। तो ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? इनमें देखोगे, अगर आप गौर से देखो, तो सभी में एक ही चर है, यानी कि एक ही वेरिएबल है, जिसका क्या है? वेरिएबल x है। अब हम पढ़ेंगे क्या, कि जैसे कि 2x² + 3y, 2x² + 3y-6 = 0। अब हम इसकी बात करेंगे। किसकी? इसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखोगे, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है? x एक चर है और y भी एक चर है। और ये दोनों क्या है? एक, इन दोनों को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में इनको बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनके मान हमेशा क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। कांस्टेंट यानी मतलब सीमित नहीं होते, एक जैसे नहीं रहते, हमेशा आगे पीछे, यानी कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी -1 -2, कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से हमारा क्या होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, दो चर वाले
रैखिक, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ रैखिक नहीं हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर हो गई है ना, क्या हो गई ये 2 पावर हो गई, तो ये रैखिक नहीं रहेगा। रैखिक कब होगा, 2x + 3y = 0। अब जाके ये रैखिक है, रैखिक से संबंध यहाँ पे ये है ना, अब जाके ये रैखिक है। देखो यहाँ पे ये रैखिक नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, तो ये कैसा है, हमने क्या बताया था वहाँ पे, क्यों हमारा क्वाड्रेटिक है, ये द्विघात बहुपद है, और ये त्रिघात बहुपद है ना। और रैखिक बहुपद कैसे होते हैं, जिनमें एक घात होती है। तो ऐसे रैखिक समीकरण कैसे होंगे, जिनमें समीकरण में जो चरों की घात होगी अधिकतम 1 होगी, वही होंगे। ठीक है, तो 2x + 3y अब क्या हो गया, हमारा एक रैखिक समीकरण हो गया, और जब बराबर 0 के रखा हो तब हमारा समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा बस ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन, यानी कि हम यही परिचय हो गया हमारा, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, देखो पहला तो 2 ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यानी जो हमारे इक्वेशंस होंगी, जो भी 2 इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। उन लाइनों से ड्रॉ करके हम सीखेंगे कि इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है, या कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये सब सीखेंगे। बेसिकली 2 वेरिएबल, देखो क्या होगा, इसमें बहुत प्रकार के प्रश्न करेंगे हम। बहुत प्रकार से मतलब है, जैसे कि अभी कभी आप मेले में गए हो, मेले में जाते हो तो एक झूला होता है, झूला झूलते हो, झूले की एक टिकट होगी, है ना, और फिर वहाँ पे आपने दूसरा झूला झूला, उसकी भी एक टिकट होगी। ठीक है, दोनों के पैसे मिला के हमारे इक्वलेंट खर्च हुए। तो यानी कि झूला मान लिया हमने x, और कोई खेल मान लिया हमने y। तो झूला झूला x बार, खेल खेला y बार, और दोनों के पैसे मिला के कितने पैसे खर्च हुए, मान लीजिए 100। तो ये क्या हो गया, एक समीकरण बन गया। x हो गया हमारा झूला, y हो गया हमारा खेल, टोटल मिला के 100 रुपये। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। कैसा समीकरण बन गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, जो आपको लैंग्वेज दे रखी होगी, उन लैंग्वेज को आपने समीकरण में बदलना है और सॉल्यूशन करना है। ठीक, चलिए, तो इसमें देखो विधि होंगी कुछ सॉल्यूशन करने की। सबसे पहले हमारी होगी ग्राफीय विधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्राफीय विधि, यानी ग्राफियल मेथड से हम सीखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक, उसके बाद देखेंगे जो ग्राफिकल में बेसिकली लाइन बनेंगी, जो हमारी 2 लाइन बनेंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, 2 या 3 प्रकार की सिचुएशन, 3 प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होंगी। वो क्या होंगी, एक तो होगा कि वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद रेखा बनेंगी, है ना। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, कि वो आपस में समानांतर रेखा बनेंगी। कैसी बनेंगी, समानांतर रेखा बनेंगी। तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी, आपस में वो कोलिनियर होंगी। कैसी होंगी, कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, संपाती रेखा। कैसी, संपाती रेखा बनेंगी। अच्छा, अब ये क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये एक बार देखो, मैं यहाँ पे अभी एक रफली आइडिया बता देता हूँ। प्रतिच्छेदिक रेखा जो आपस में एक दूसरे को काटे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे को काट के जाएंगी, किसी एक बिंदु पे काटेंगी, वो प्रतिच्छेदिक रेखा होगी, यानी प्रतिच्छेदक। और समानांतर रेखा कैसी होंगी, जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वो हमारी समानांतर रेखा होंगी। और संपाती रेखा कैसी होंगी, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, कुछ इस तरीके से, तो वो हमारी होंगी संपाती रेखा। ठीक है, कैसी, संपाती रेखा। अब देखो, ये हो गई हमारी पहली, प्रतिच्छेदक हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और ये कैसी हो गई हमारी, पैरेलल लाइन।
ठीक। और ये हो गई हमारी कैसी संपाती, मतलब कोलिनियर, कोलिनियर लाइंस। ऐसी कुछ सिचुएशंस बनेंगी जब हम ग्राफीय मेथड पे सॉल्व करेंगे अपने समीकरणों को। देखो समीकरण दो है तो दो ही हमारी लाइन बनेंगी, ठीक है, दो समीकरण दो लाइन बनेंगी। और दोनों लाइनों की जो सिचुएशन आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी, या तो वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर समानांतर होंगी दोनों रेखा, या फिर संपाती होंगी। इसके बाद इसके अलावा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट होगा हमारी जो समीकरणों को सॉल्व करने की अलग विधि होंगी। तीन विधि पढ़ेंगे समीकरण सॉल्व करने के लिए। पहला तो हो गया ग्राफीय विधि, और तीन होंगी इसके अलावा। एक होगी हमारी विलोपन विधि, ठीक है, कौन सी? विलोपन यानी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। और एक होगा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, जिसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका हो गया ब्रज गुणनखंड विधि। कौन सी? ब्रज गुणनखंड विधि। ये सारी विधियों से हम इसमें जो हमारी लीनियर इक्वेशंस क्रिएट होंगी उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, देखो कौन सी बताई हमने? सबसे पहला बताई प्रतिस्थ विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। दूसरी बताई हमने क्या? प्रतिस्थापन विधि। तीसरी क्या बताई हमने? अगली लास्ट मतलब चौथी जो होगी हमारी कौन सी? ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि होगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसे कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हमारे सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें हम सीखने वाले हैं या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हम लिखेंगे दो समीकरण। दो समीकरण कैसे? दो चर वाले, दो चर वाले दो समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, एक लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y और क्या दिया है? इज इक्वल टू 8। और एक समीकरण दिया है हमें 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 6। 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 6। ये दो समीकरण हो गए। जब जहाँ इक्वल का साइन आ जाए, बराबर जीरो से मतलब नहीं है, जब हमारा इक्वल का साइन आ जाए तो हमारा वो समीकरण हो जाता है ना? क्या कहलाता है? समीकरण। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई क्या है? अभी अभी बताया था जस्ट हमने। ये जो एक्स वाई है ये क्या है बेटा? यहाँ पे चर है ना? क्या है ये दोनों? ये दोनों चर हैं यानी कि वेरिएबल। ठीक है, ये बात क्लियर है आप सबको, है ना? जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा? ग्राफिकली मेथड पे कुछ रिजल्ट मिलेंगे, यानी दो लाइंस बनेंगी, दो लाइंस बनेंगी। अच्छा मैं बता दूं आपको, जैसे कि देखो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 से। अगर समीकरण नंबर में 1 की अगर x की वैल्यू निकालूं तो देखो 3x बराबर 8 माइनस 4y। ठीक है, तो x बराबर 8 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा x के
पद में यानी x के पद में हमने ये मान रख लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं, ये हो गया x और ये हो गया y, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, y का मान रखूँ, क्या करूँ, y का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 8/3। ठीक है। अगर y का मान मैं 1 रखता हूँ, y का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। 4, 8 में से 4 गए 4, 4/3। ठीक है। अगर हम यहाँ पे y का मान 2 रख दें, ठीक है, y का मान 2 रख दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 में 8 जीरो गया, और 0 मतलब 0, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे कुछ मान निकलेंगे, यानी एक समीकरण का ये सॉल्यूशन हुआ। ये किसका हुआ? पहले समीकरण का। पहले समीकरण के कुछ इस तरीके से मान निकल के आए, जिनको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्म में। यानी कि अगर 8 को देखो डिवाइड, मतलब कैसे लिख सकते हैं, 8/3, 0, 4/3, 1 और 0,2। यानी कि ये हमारे ग्राफिकली वो आ गए पॉइंट जहाँ पे लाइन बनेगी। ये हमारे पॉइंट निकल के आ गए जिनसे लाइन बनेगी। तो ये किसके आ गए? एक समीकरण के आ गए। इसी तरीके से दोनों समीकरण का निकाल लेंगे, मान रख के वैल्यू, और हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे इनको, तो हमारे सॉल्यूशन कुछ निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो हम बात कर रहे थे कि ये जो सॉल्यूशन कुछ निकलेंगे, अभी हम सिखाएंगे, देखो अभी करके दिखाएंगे किस किस तरीके से इनको हमें करना है ना। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए, जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। देखो, जब मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, जब ये दोनों लाइनें, यानी ये जो दो लाइन बनेंगी ग्राफ की, वो कुछ इस प्रकार बनेंगी। कैसे? चलो इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं और फिर दोबारा से यहाँ वापस आते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्राफिकल का। ठीक है, और फिर दोबारा से यहाँ लौट के आते हैं, ग्राफीय विधि देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक समीकरण लिख लेते हैं ग्राफीय विधि के लिए, एक इक्वेशन लिख लेते हैं, और फिर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके और फिर इसको समझेंगे। 3x + 2y = 6। देखो लिखो, 3x + 2y = 6। ठीक है, और एक लिख लो 6x + 4y = 8। 6x + 4y = 8। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये दिए हैं। समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर को ग्राफीय विधि से हल करें। चलो ग्राफीय विधि से हल करते हैं इन दोनों को। ठीक है, और समझते हैं कैसे लाइन बनेंगी। देखो, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से तो एक समीकरण ले आते हैं नीचे, 3x + 2y = 6। ठीक है, और ये y को उधर ले जाओ तो 3x = 6 - 2y, और x = 6 - 2y/3। 3 नीचे आ गया। अब जो मैंने अभी बताया था आपको करके कि अब क्या करेंगे आप, x और y की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट कर करके। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे। देखो, यहाँ मान लेते हैं x और यहाँ मान लेते हैं y। और ये हम किस समीकरण के लिए काम कर रहे हैं? 3x + 2y
इज इक्वल टू 6। ये इस समीकरण के लिए काम हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? देखो बहुत ध्यान से सुनते रहना और देखते रहना। देखो y की जगह हमने रख दीजिए, y की जगह रख दिया 0। 0 रखेंगे तो 6/3, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, यानी 0 रखने पर 2 मिलेगा। 1 रख दीजिए, क्या रखा? 1 रखा। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 6 - 2 कितना है? 4/3 आएगा। कितना आएगा? 4/3 आएगा। या हम 2 रख दें? नहीं, पहले 1 ही रखते हैं। चलो 1 रखा हमने तो 4/3 आया, और 4/3 में हम करेंगे डिवाइड तो 3 एकम 3.10 इस तरीके से आएगा, तो 1.33 कुछ ये मिलेगा, है ना, अगर 1 रखेंगे तो। अच्छा, अब 2 रखें, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 यानी 6 में से 4 जाएंगे आपके, तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, तो 2/3 आएगा। 2/3 आएगा। 2/3 आएगा, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? पॉइंट लगेगा, 0.3618, फिर 2 बचेगा, 3×6 = 18। इस तरीके से आता रहेगा, यानी 0.66 इस तरीके से मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत? नहीं ना? समझ आ रही है बात? तो हमारे ये वैल्यूज आ गई कुछ। या फिर अगर हम 3 रखते हैं, 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ मिलेगा हमें 0। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, किसके बेटा? इस समीकरण के कोऑर्डिनेट आ गए। चलो अब समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी? समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। फ्रॉम समीकरण 2 से समीकरण 2 ले लो। देखो 6x + 4y = 8 दिया है, तो x बराबर सीधे सीधे लिख देता हूं मैं 8 - 4y/6। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं? चलो, तो अब देखो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फिर से हमें वही वैल्यूज चाहिए सारी, है ना? फिर से वैल्यूज चाहिए तो सारी फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। एक इसको भी कॉपी कर लेते हैं, लाइन को। चलो अब निकालो यहाँ पे x और y के मान। किसी एक का मान रख लीजिए, किसी भी x में रख सकते हैं। y की अगर फॉर्म में लेके निकाल लीजिए इसको, y की फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, और फिर x की वैल्यू रखते जाइए, फिर आपका आंसर आ जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे x y की जगह रखते हैं। y की जगह जब मैं 0 रखूँगा, यहाँ 0 रखा, तो क्या होगा? 8/6 कितना होगा? 8/6 आएगा। 8/6 होगा, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, 4/3 आया। इसका मतलब 4/3 हमने अभी सॉल्व किया था। यहाँ पे कितना निकाला था? 4/3 सॉल्व करके इसको हटा दो। ठीक है, तो देखो 4/3 यानी 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 1.333 ऐसा मिलेगा कुछ, है ना? और अगर मैं रखता हूँ 1, 1 रखा तो क्या मिलेगा? 4 में 8 में से 4 गए, तो 4/6 मिलेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2/3। तो फिर ये वही हो जाएगा, 6 तिया 18, मतलब 3×6 = 18, 0.66 ये मिलेगा। अब रख देते हैं 2। 2 रखते हैं अगर, तो 2 दूनी 4, ठीक है, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में से 8 गया 0, यानी क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे कुछ पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट मिलेंगे जब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इतनी वैल्यू छोड़ देते हैं। चलिए, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब कहने का मतलब ये कि जो कोऑर्डिनेट निकल के आए आपके, ठीक है बेटा, ये किसके लिए था? ये 6x +
4y इज इक्वल टू 8। इस समीकरण के लिए था ये, ठीक है, समीकरण नंबर 1 के लिए वैल्यूज आई थी। अब हम एक ग्राफ ले आते हैं, ग्राफ खोलते हैं और ग्राफ खोल के इस पर ये प्लॉट करते हैं दोनों जो वैल्यूज आई हैं हमारी, जो वैल्यूज आई हैं इनको प्लॉट करते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 की वैल्यू पुट करते हैं पहले ग्राफ पे, पहले x की वैल्यू लेते हैं बाद में y की वैल्यू लेते हैं। तो 2,0 2,0 यानी x पे चलेंगे 2,0 मतलब 0 ऊपर बढ़ेंगे नहीं, y का मान 0 है। तो पहला कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ गया निकल के, यहाँ पे, ये पहला कोऑर्डिनेट आया 2,0। फिर है 1.33, x पे क्या चले 1.33 यानी 1 तो ये हो गया, 33 मतलब लमसम यहाँ हो गया, और एक ऊपर कितना 1 पे चला तो ये आया, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया। ठीक, अगला 2 रखा तो 0.66 यानी 0.66 यानी 6 समथिंग यहाँ, और 2 तो ये आ गया। ठीक है, अगला कोऑर्डिनेट क्या आया, यहाँ आया। फिर 3,0, ठीक है, 0,3, 0 तो यहीं रहा और 3 यहाँ पे, अगला कोऑर्डिनेट ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये कोऑर्डिनेट निकला। देखो ये जो लाइन बन के आई वो कुछ इस तरीके से आएगी बन के, यहाँ से हमारी ये लाइन आ रही है बन के, ठीक है। ये लाइन बन गई हमारी, प्लॉट हो गई एक लाइन, और ये लाइन किसकी है, इक्वेशन नंबर ये 3x + 2y = 6। इसको लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे तिरछी लिख देंगे। किसकी लाइन है ये, हमारी 3x + 2y = 6। या इसको और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कर लो और एक्सटेंड कर लो आगे, और फिर लिख दो। अब क्या लिख दो, 3x + 2y = 6। ये हमारी लाइन आ गई एक। अच्छा, अब दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं, चलो दूसरे पॉइंट की। दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, x का मान 1.33, 1.33, तो 1 ये हो गया, 33 मतलब यहाँ समथिंग होगा, यहाँ कहीं। और y का मान क्या है, y का मान 0, y का मान मतलब 0, यहीं पे आएगी मतलब ये लाइन, यहीं पे पहला कोऑर्डिनेट ये आ गया। दूसरा 0.66, 66 हमारा समथिंग यहाँ आएगा, 5 ये हो गया, 6 ये, और 1, 1 मतलब यहाँ आ गया, ये लाइन, ये एक अगला कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 0,2, 0 मेरा यहीं रहा, 2 मेरा ये आ गया, ये आ गया 2। तो एक और लाइन बन गई, देखो एक लाइन और आ गई बेटा, जिसके ये कोऑर्डिनेट आए हैं, ये रही। ठीक है, और ये लाइन आ गई हमारी ये वाली। अब गौर से देखो इन दोनों लाइनों को। ठीक है, ये लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ लिख देते हैं, 6x + 4y = 8, 6x + 4y = 8। अब जरा देखकर बताओ, क्या ये दोनों लाइन आपस में समानांतर रेखा नहीं है। कैसी है, समानांतर रेखा है। जब समानांतर रेखा है तो आपके जो सॉल्यूशन हुए वो कैसे हुए, यानी समानांतर रेखाएं आपस में कभी टकराने वाली नहीं है, यानी कि कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। तो सॉल्यूशन हमारे क्या हो गए, 0। सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नील। कैसे होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो रेखाएं मिली हमें समानांतर रेखा, कैसी, समानांतर रेखा। ठीक है, तो ऐसी तरीके से हम जितने भी प्लॉट करेंगे, ये डिपेंड करेगी हमारी इक्वेशन कैसी है। तो 3 ही सिचुएशन बनेंगी, वो कौन कौन सी, वो हम यहाँ पर आपको समझा रहे थे। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहीं पे कि कैसी कैसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी। देखो एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आपकी 2 समानांतर रेखा बनेगी, पहली रेखा, एक दूसरी रेखा, इस तरीके से 2 समानांतर रेखा बनेंगी। उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आपकी इस तरीके से
इस तरीके से आपको क्या क्या दिखेगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हुई दिखेंगी। कैसे? एक दूसरे को काटती दिखेंगी किसी एक बिंदु पे। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी। अगली सिचुएशन की बात करें अगर हम, तो एक सिचुएशन ऐसी होगी जो आपस में एकदम कोलिनियर होंगी। कैसी होंगी बेटा? कोलिनियर होंगी। देखो ये कैसी सिचुएशन बनेगी वो मैं बता रहा हूँ अभी। ऐसी ये हो गई कोलिनियर रेखा, यानी कि आपस में संपाती रेखा। कैसी? संपाती। अब इन तीनों के कुछ नाम है ना? ये कैसी है? समानांतर, समानांतर रेखा। ये कैसी है आपस में? ये हमारी है प्रतिच्छेदक। प्रतिच्छेदक रेखा। और ये कैसी है आपस में? संपाती रेखा। जिनको इंग्लिश में कहते हैं समानांतर मतलब पैरेलल, प्रतिच्छेदक मतलब, प्रतिच्छेदक मतलब क्या हो गया? प्रतिच्छेदक मतलब आपस में एक दूसरे को काटती हैं जो, ठीक है? क्या करेंगी? काटेंगी। इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग रेख, इंटरसेक्टिंग लाइन। और संपाती मतलब आपस में कोलिनियर, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो ऐसी तीन सिचुएशन हमारी क्रिएट होंगी जब आप ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें, इस पूरे चैप बहुत ध्यान से देखना है इस सबको। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, यानी कि ये वाले पोर्शन को, ताकि और चीज़ें समझा सकें हम। चलो, वहाँ पे हमने आगे सॉल्व करके दिखाई दिया है कैसा होता है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें समीकरण के, तो क्या होंगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? यानी ये हमारे बनेंगे क्या? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बनेंगे ये एक समीकरण एक के लिए। एक बनेगा समीकरण दो के लिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होगा? समीकरण नंबर दो। दोनों समीकरण बनाएंगे इसी फॉर्म में, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारे x का गुणांक, y का गुणांक और ये c का मान अलग अलग आएगा, है ना? तो ये इसको हम a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको c1 मानेंगे, है ना? क्या मानेंगे? c1 मानेंगे, इसको a2, इसको b2, इसको c2। तो इस तरीके से हमारे क्या निकलेंगे? मान निकलेंगे, वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, जिससे हम पहचानेंगे जो हमारी रेखा है वो समानांतर रेखा है। कैसे पहचानेंगे? प्रतिच्छेदक है या संपाती है। ये पहचानने का एक तरीका होगा हमारा, क्या? वो ये होगा कि देखो, अगर आपका, पहले बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो ऐसे बनेंगे, a1/a2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो क्या होगा? तो आपके जो होगा, ये जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ वो किसका होगा? ये आपका संपाती का होगा। किसका होगा? संपाती रेखा का सॉल्यूशन ऐसा होगा, संपाती रेखा के समीकरण ऐसे होंगे जिसमें आपके जो मान निकलेंगे a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। ठीक है,
चलो एक लाइन और खींच लेते हैं यहाँ पे, और समझाना है हमें भी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो ये आ गई हमारी किसकी, इसकी सिचुएशन संपाती रेखा की। ठीक है, एक सिचुएशन बनेगी प्रतिच्छेदक रेखा की, जो क्या होगी हमारी सिर्फ एक ही जगह, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और हमारी समानांतर की बनेंगी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं। जब हमारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी तो हम बता देंगे कि जब हमारे मान होंगे, देखो अगर हम इस समीकरण की तुलना करें हम इससे a1 x प्लस b1/c1 के, तो a1 का मान होगा 3, b1 का मान होगा 4 और c1 का मान होगा 8। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तुलना करके इनके मान निकालेंगे। मानों को इस फॉर्म में रखने पर हमारी ये तीनों सिचुएशन क्रिएट होंगी, जिसमें क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये चीज़ प्रूव होती है तो वो क्या होंगी, समानांतर रेखा होंगी, यानी कि उनका जो सॉल्यूशन आएगा ग्राफिकली वो ऐसा आएगा कि उनकी आपस में रेखाएं कभी मैच नहीं करेंगी। यहाँ कहने का मतलब देखो, यहाँ मैच कर लो, यहाँ मैच कर लो। देखो 3 दोनों रेखाएं 3/6 लिखो, 2/4 लिखो, 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए a1/a2 b1/b2, पर c1/c2 बराबर नहीं हुए, है ना। तो हमारी कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई, समानांतर रेखा की। तो समानांतर रेखा ही तो हमारी प्रेजेंट हुई है, देखो ग्राफ के ऊपर, है ना, समानांतर रेखा निकली है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी। एक सिचुएशन होगी प्रतिच्छेदक की, यानी रेखा मतलब समीकरण ऐसे होंगे जिसमें a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हमारी क्या होंगी सिचुएशन, प्रतिच्छेदक होगी। ठीक है, यानी समीकरण कैसे होंगे, प्रतिच्छेदक होंगे। और संपाती कब होंगे, जब हमारे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की सिचुएशन क्रिएट होगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों आगे देखो, आगे मतलब हमारा क्या, अब इसके बाद में इसके ना क्या एग्जाम्पल लिख देता हूँ। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ, जिससे और अच्छे से समझ में आए हमें। ठीक है, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हुआ हमारा, देखो यही वाला लिख देते हैं जो हमारे यहाँ पे था, है ना, इसी को लिख ले, यानी कि इसको लिख के हम ले आते हैं कहाँ पर, इस पेज पे जाएगा, नहीं जाएगा, छोड़ो फिर, है ना, छोड़ो फिर, इसको डिलीट करो, बैक। चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं वही हम, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y क्या था हमारे पास, हमें दे रखा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये लिख लेते हैं। और दूसरा लिख देते हैं, या छोड़ो इसको, दोबारा अपने से लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा मान जिसके हमारे इक्वल आए। तो 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लिख दिया हमने 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई दोनों में कि आप देखेंगे 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/4 3/6 1/2 हो जाएगा, पर 6/7 हमारा बराबर नहीं होगा। यानी इनकी वैल्यू बराबर नहीं होगी c1 और c2 की। a1/a2 की बराबर आएगी, b1/b2 की बराबर आएगी, c1/c2 की बराबर नहीं आएगी। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे, इसका एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है,
अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 है ना, तो इसके लिए क्या होगा 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे में क्या हुआ, देखो 2/3 और 3/4, ठीक है, 2/3 और 3/4 ये भी हमारे दोनों बराबर नहीं हुए। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ये हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। या यहाँ पे हम कर देते हैं इसको और थोड़ा अच्छा करने के लिए 7x, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 7x प्लस 4y बराबर प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो कोई भी बराबर नहीं है एक दूसरे के, यानी a1/a2 ना ही बराबर है b1/b2 के। पहले तो वहीं रुक जाएंगे हम जब पहली स्टेप हमें मिलेगी। अगर a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं रुक जाएंगे। क्लियर, वहीं रुक जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, हमारे प्रतिच्छेदक रेखा, यानी प्रतिच्छेदक हमारे सॉल्यूशन, मतलब कैसे होंगे सॉल्यूशन प्रतिच्छेदक, यानी एक इसमें देखो अभी बात आएगी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, कितने हल निकलेंगे। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब जैसे इसका तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में देखो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप निकाल के देखें a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, बराबर आएगा c1/c2 के। तो एक इसका उदाहरण हो गया हमारा संपाती रेखा का, संपाती रेखा का उदाहरण हो गया है ना। संपाती रेखा का उदाहरण क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये हमारे एग्जाम्पल क्रिएट हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे कभी कभी पूछता है आपसे कि अगर मैं इन दोनों समीकरणों को हल करूं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, और अगर हम इसको हल करें तो कितने सॉल्यूशन होंगे, और अगर हम इसको हल करें तो कितने सॉल्यूशन होंगे। तो देखो इसमें बेटा हमारे होंगे कोई सॉल्यूशन नहीं, कहीं पे जब काट ही नहीं रही है कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, इसमें क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं निकलेगा। ये दोनों ही रेखाएं आपस में कहीं भी नहीं काटेंगी एक दूसरे को, कितनी भी दूर ले जाओ इन्हें, क्या करो कितनी भी दूर ले जाओ ये आपस में कहीं नहीं भिड़ेंगी। जैसे कि रेल की पटरियां आपस में कैसा होता है, रेल की पटरी कितनी भी दूर चले जाओ वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, है ना। वैसे ही या रोड के दो किनारे आपस के, वो एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी रेखा होंगी जिनमें हमारी कभी आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो उनके हल कैसे होंगे, कुछ भी नहीं होगा, हल तो उसके निकलेंगे ही नहीं, है ना। तो सॉल्यूशन होंगे नहीं तो कोई हल नहीं। इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल, कैसे होंगे, अद्वितीय, यानी कि एक ही हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहां लिख देंगे आप नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और ये होंगे हमारे अनंत हल। कितने होंगे, अनंत हल। वैल्यू अलग बढ़ा चेंज करते जाओ, आपके हल चेंज होते रहेंगे। अनंत हल कितने होंगे बेटा, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हल होंगे हमारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनको आप लिख सकते हैं देखो और तरीके से, क्या होंगे ये हमारे नो सॉल्यूशन। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितना मैं जो बना रहा हूं आपके लिए चार्ट, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, और ये हो गए हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरीके से मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रश्न मतलब आएंगे कि इनके बताइए कि कितने हल होंगे, इसके बताइए कितने हल होंगे, इसके बताइए कितने हल होंगे,
ठीक है, तो इनका कोई हल नहीं होगा, इनमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक ही मतलब एक ही जगह जाके बढ़ेंगी, दोबारा नहीं बढ़ेंगी कहीं पे भी, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, दोनों लाइनें आपस में एक ही जगह टकराएंगी। इसमें क्या है, हर जगह टकराती हुई चलेगी, हर जगह, यानी एक के ऊपर एक चल रही है तो क्या है कि हर जगह टच करती हुई जा रही है, हर जगह टच करती हुई जा रही है। इसका मतलब दोनों लाइन एक परस्पर एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे। जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती रहेंगी, जितनी ज्यादा चेंज होती रहेंगी, उतने ज्यादा सॉल्यूशन आते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, अब देखो कभी कभी ना क्या होता है बेटा, इन सब में ना आपसे एक एक बात पूछ लेता है। क्या, मैं बता देता हूँ अभी, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ। ठीक है, और इसका आप एक तरीके से फोटो लेके रख लें ताकि आप कभी ये बातें ना भूलें, बिल्कुल भी कभी भी ये सब चीज़ें नहीं भूलेंगे अब आप। ठीक है, देखो कभी ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि ये जो समीकरण हैं इनके हल संगत हैं या असंगत हैं। एक ये शब्द और आता है देखने को, एग्जाम में सुनने को मिलता है कि ये सॉल्यूशन कैसे हैं, संगत हैं कि असंगत हैं, ये बताइए। तो संगत और असंगत है क्या, पहले तो वो बताते हैं। संगत होता है हमारा जिसमें क्या होता है, एक से, क्या होता है, एक से अधिक, एक या एक से अधिक जब हल निकलते हैं तो हमारे कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और जिसके कोई हल नहीं निकलते वो हमारे असंगत होते हैं। ठीक है, जिनका कोई हल ना निकले वो क्या होंगे, असंगत। तो बस ये बातें आप याद रखेंगे, ये कैसे होंगे, असंगत, ये कैसे होंगे, संगत, ये कैसे होंगे, संगत। क्लियर है ये बात। ठीक है, यानी इनके हल कैसे होंगे, असंगत होंगे जो समानांतर रेखा होंगी, और इनके संगत, इनके भी संगत। जल्दी से एक फोटो ले लो इसका, ये बातें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे जीवन भर। ठीक है, यानी कि जब तक आप रहेंगे तब तक ये बातें याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। एग्जाम में तो बहुत ही आएंगी, इसी में से आपके कई सारे वो निकल आएंगे ऑब्जेक्टिव, इसी टॉपिक से, यानी इसी सिर्फ एक फोटो से कम दो चार ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे, और दो चार प्रश्न भी हल हो जाएंगे सिर्फ इसी से, सिर्फ इसी से, है ना। तो अब देख लेते हैं इसमें कुछ और तो नहीं छूट रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आया ये बात, सारी समझ आ गई यहाँ तक। कोई डाउट बताओ, कोई दिक्कत, कैसे भी कमेंट करो अगर कोई बात समझ ना आई हो। देखो ये पेज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी के विधि, यानी कि कौन सी हमारी थी, विलोपन विधि, और हमारी सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में अगर हम बात करें तो विलोपन विधि, विस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि, इन विधि से और हल करना सीखेंगे इन्हीं समीकरणों को। समीकरण यहाँ पे दो ही बनेंगे, पेयर है क्योंकि युग्म बन रहा है, युग्म बनेगा हमेशा, यानी जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें दो समीकरण बनाएंगे। जिस बच्चे ने समीकरण बना ली है वो सवाल बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएगा। बाकी क्या होगा, कभी कभी समीकरण दिए होंगे, आपसे पूछ सकता है कि इसको इस विधि से हल कीजिए, या पूछ सकता है कि ये इनके हल संगत होंगे या असंगत होंगे बताइए, या पूछ सकता है कि ये समानांतर होंगी, प्रतिच्छेदक होंगी या संपाती होंगी ये बताइए, या पूछ सकता है कि इनके कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनंत हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो ये सारी बातें एक दूसरे से आपस में रिलेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, सारी बातें एक दूसरे से आपस में रिलेट कर रही हैं, और यही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, यही सारी चीजें बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं हम विलोपन विधि। देखो ये समझ आ गया था, ये अब हमारा क्लियर हो गया ना, ग्राफीय विधि से हल करना, ये सीख लिया आपने कि किसी भी दो समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने, कैसे करना है हल, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ग्राफ बना के
और ग्राफ पे दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करा देंगे, दोनों लाइनों के समीकरण लिख देंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये लिख देंगे और दोनों के कोऑर्डिनेट बना के और ड्रॉ कर देंगे। ये तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ठीक है, यहीं पे आप लिख सकते हैं ये क्या होगा, जब आपस में नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, ये कैसी होंगी, असंगत होंगी, ठीक है, असंगत होंगी पहली बात। दूसरी, कोई हल नहीं, दूसरी बात क्या होगी, कोई हल नहीं, ठीक है, असंगत होंगी, कोई हल नहीं, ये बातें भी यहाँ पे क्लियर होती हैं। और कैसी होंगी, समानांतर होंगी, कैसी होंगी, समानांतर, समानांतर रेखा होंगी। ये तीनों बातें आपकी इसी से रिलेट करते हैं, एक ही चीज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कौन सा, विलोपन विधि। स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो विलोपन विधि, विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है आपकी, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसके लिए दो समीकरण लिख लेते हैं हम एलिमिनेशन मेथड के लिए। x माइनस 2y बराबर 8, x माइनस 2y बराबर 8, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 5। ये दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों का हल विलोपन विधि के द्वारा कीजिए। इनका हल विलोपन विधि द्वारा करें। देखो इनका विलोपन विधि द्वारा हल करें। अब विलोपन विधि कैसे करते हैं हल, ये देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि बताइए कि इनके हल कैसे हैं, संगत हैं, असंगत हैं, या पूछ ले कि ये कैसी होंगी, समानांतर होंगी, प्रतिच्छेदक होंगी, ठीक है, या हमारी समानांतर प्रतिच्छेदक, या फिर कैसी होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। तो आपने क्या देखना था, देखो ये 1/2 है, और एक 2/1 है, और एक 8/5 है। तो 1/2 ये आता है, ये मतलब 1/2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया हमारा, ये कैसे हो गई दोनों, ये दोनों हो गई हमारी प्रतिच्छेदक रेखा, यानी कि इनके हल कैसे होंगे, संगत होंगे। और कितने हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही हल होगा। ये बात क्लियर हो गई इतने से ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है समीकरणों से, दोनों से हल करके। तो कैसे करेंगे इनको हल, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो देखो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, x माइनस 2y, इसको इधर ले आते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा 8, ठीक है, x माइनस 2y, या फिर उधर ही रहने देते हैं, x माइनस 2y बराबर 8, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, और 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, क्या कोई भी एक दूसरे से कट रहा है, y कटेगा एक दूसरे से, नहीं, x कटेगा एक दूसरे से, नहीं, कोई भी नहीं कट रहा है एक दूसरे से। क्या हो रहा है, कोई भी एक दूसरे से कट नहीं रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब दोनों किसी भी एक टर्म को
समान यानी एक जैसा बनाना होता है। x को एक जैसा बना लो या y को एक जैसा बना लो, ठीक है। अब x को एक जैसा बनाना है तो ऊपर वाले में गुणा कर दो 2 से, अगर y को बनाना है तो नीचे 2 से गुणा कर दो। तो हम क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। देखो इसमें 2 से गुणा कर दो, कहने का मतलब लिख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो देखो समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दो 2 से, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 4x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर वाला समीकरण है जिस लिख लो x माइनस 2y बराबर 8, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो देखो प्लस माइनस ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 5x हो जाएगा, बराबर ये कितने हो जाएंगे 8 और 10 18 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 18/5, x का मान निकल के आया 18/5 निकल के आ गया। अब क्या करो, इसको रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, किसी में भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x का मान लिख दो, ये लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 8, इसमें x का मान पुट कर दो, तो x का मान कितना आया 18/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 18/5, ठीक है, 18/5 और माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 5, 8/40 हो जाएगा, माइनस 18, ठीक है। अब देखो माइनस का 2y बराबर 40 माइनस 18 कितना हो गया, ये हो जाएगा 22 अपॉन नीचे ये 2 चला जाएगा, ये 22 ऊपर बचा है हमारा किसका, प्लस का ही है, अपॉन 5, तो y बराबर माइनस भी उधर ले जाते हैं, माइनस 22/10, यानी ये 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 22/10, 22/10 आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या करें, 2 से काट दें, 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, इसका मतलब y का मान निकल के आ गया कितना, माइनस का 11/5, तो x का मान आ गया इतना और y का मान आ गया इतना, ठीक है, x की वैल्यू आ गई इतनी और y की वैल्यू आ गई इतनी। यही हमारे x और ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है जिससे आप समीकरण हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी डायरेक्टली हमें समीकरण दे रखे थे और हमने हल करके क्या कर दिया, x और y का मान निकाल दिया। तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन हमारे एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा, यानी कि आपको समीकरण खुद से बनाने पड़ेंगे। आपको एक सिचुएशन दे रखी होगी, उस सिचुएशन से आपको क्या करना होगा, समीकरण बनाने पड़ेंगे। देखो हम वो भी सवाल करेंगे, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट चल रहा है हमारा, जिसमें आपको सारे मेथड बता देते हैं, सारे मेथड से एक एक एग्जाम्पल भी ले लिया हमने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली विधि समझते हैं। अगली विधि हमारी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, प्रतिस्थापन विधि करते हैं शुरू। तो प्रतिस्थापन विधि हमारी क्या होती है, उसमें कैसे हल करेंगे समीकरणों को जब हमारे 2 समीकरण दे रखे होंगे। तो पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है हमारी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, आपको 2 समीकरण, वही 2 समीकरण ही आएंगे, 2 ही समीकरण आएंगे इसमें भी। तो 2 समीकरण में क्या है, आपको हल करना है, दोनों को अलग अलग विधि से हल करके देख रहे हैं, ताकि जब जो भी आए एग्जाम में
जैसा भी दिया जाए एग्जाम में आप हल करके आए, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिक करके दिया होता है। अगर स्पेसिफिक ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, अपने से कोई भी किसी भी मेथड से जो आपको इजीएस्ट लगे, उससे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम आएगा, किसी भी मेथड से करो आंसर बेटा सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो हमारा देखो प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें कैसे करेंगे, दो हम समीकरण ले लेते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ले लेते हैं हम यहाँ पे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, या फिर इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हल करें, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो कैसे करते हैं, इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से एक समीकरण उठाएंगे, कोई भी एक उठा लो, चाहे एक उठाओ चाहे दो उठाओ, ठीक है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं है। जिसको लोगे उसकी वैल्यू दूसरे वाले में रख देना। समीकरण नंबर 1 ले रहा हूं मैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये x का मान निकल आया। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। क्या लिख दो, समीकरण नंबर 3 लिख दो। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यही प्रतिस्थापन विधि है। मतलब एक का स्थान दूसरी जगह प्लेस कर देंगे आप, एक पूरे x का मान निकाल लेंगे उस समीकरण से, उसको रख देंगे हम किसमें, दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2 गुणा x का मान कितना है 11 माइनस 3y, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, ये रख दिया, माइनस का 4y, ठीक है, बराबर माइनस का 24। ये चल रहा है। एक लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, यही बच रहा है। अब देखो माइनस माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 7y हो गया बेटा, बराबर इस 11 को उधर ले जाओ, माइनस का 24 माइनस 11, ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का 7y बराबर कितना हो गया, ये जोड़ दो इनको 5, ठीक है, ये कितना हो गया 4 और 1 5, और ये हो गया कितना 2 और 1 3, यानी 35। कितना, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया बेटा 35/7, यानी 7 पंजे 35। तो y का मान कितना निकल के आया 5। कितना मान आ गया y का, 5 निकल के आ गया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। किसमें, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है हमारी x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो x 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है बेटा, 3 गुणा 5 बटे 2, तो कितना हो गया 11 माइनस 3 पंजे 15, 15/2, ठीक है। अब ये कितना हो गया 14, 4 बचा, माइनस का 4/2, 2 से काटेंगे 2 बार, यानी कि माइनस का 2। वाई एक्स का मान कितना निकल आया -2, एक्स का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 2 निकल के आया। तो y बराबर आ गया कितना 5, और x बराबर आ गया -2। ये दोनों वैल्यू निकल के आ गई हमारी x की और y की। यही करना है हमें हर
क्वेश्चन में, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। देखो जो हमने ग्राफ को में बताया था ना, आपको एक प्रश्न सॉल्व करके दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। जब अगर ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी, जब यहाँ पे कहीं भी आपस में दोनों लाइनें आपस में एक बार कट कर जाए, यानी प्रतिच्छेद कर जाए, तो वो जो बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही आपके एक्स वाई के मान होंगे, वही हमारे एक्स वाई के मान होते हैं। क्योंकि यहाँ पे टच नहीं कर रही है, इसलिए एक्स और वाई के मान नहीं निकलेंगे, समझ रहे हो, इसलिए नहीं निकलेंगे। चलो, तो ये हमारा x का मान आ गया, ये हमारा y का मान आ गया, तो x और y निकल आए, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर आप देखो इस चीज को, तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, 3/4 ये मैच नहीं कर रहे, यानी कि हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो ये क्या होंगे, प्रतिच्छेदक होंगे, यानी कि इनके सॉल्यूशन यूनिक होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय अद्वितीय सॉल्यूशन है ना, अद्वितीय हमारा हल होंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक ही हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। अब देखो इसमें लास्ट जो हमारा बचा, वो बचा क्या, ब्रज गुणनखंड विधि। एक लास्ट हमारी बची है ब्रज गुणनखंड विधि, इसको और सीख लो। अगर ये सवाल इससे आया तो डेफिनेटली ये सवाल बेटा 6 नंबर में आएगा। 6 नंबर में आएगा मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से करने वाला है। ब्रज गुणनखंड विधि, कौन सा, ब्रज गुणनखंड विधि, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ब्रज गुणनखंड विधि, देखो ब्रज गुणनखंड विधि में क्या सीखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्या होगा इसमें, दो समीकरण, वैसा ही दो समीकरण होंगे, उन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, किससे द्वारा, ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। तो देखो डायरेक्टली समीकरण दिए गए होंगे और आपको बोले कि डायरेक्टली आप इसको ब्रज गुणनखंड विधि से हल करके दिखाओ, तो आपको ये 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा। अगर ये हमारा लैंग्वेज रहा कि लैंग्वेज भी दे रखा है और बोला कि लैंग्वेज मतलब कि आपका एक किसी लैंग्वेज की फॉर्म में किसी रूप में दे रखा होगा कि भाई एक संख्या ये है, दूसरी संख्या इसके आधे से 4 गुनी है, तो बताओ संख्या दोनों आपस में क्या है, इस तरीके से। या एक संख्या मतलब दो हमारे क्या दे रखे होंगे, दो कुछ समीकरण बनाने के लिए हमें कुछ थ्योरी, कुछ सिचुएशन क्रिएट करके दी गई होंगी, उनसे हमारे दो समीकरण क्रिएट होंगे, उन समीकरणों से बोलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनको हल करके बताओ, उससे हमें एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। देखो एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहला जो हमारे स्टैंडर्ड तरीका है इसको करने का, बाद में आपको एक्सरसाइज जब हम कराएंगे और उसमें जो प्रश्न आएगा, उसमें जो प्रश्न आएगा आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देंगे। ये बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं, समझ में नहीं आता है जल्दी से। तो बेटा ध्यान देना, लास्ट है पोर्शन हमारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करेंगे। तो देखो कैसे हम करेंगे, पहले दो समीकरण लिख लेते हैं हम। समीकरण है हमारे पास, देखो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 2x प्लस 7y इक्वल टू 21, और दूसरा है x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर -6, x प्लस 2y बराबर -6, ठीक है, ये दे रखा है। अब इनको इस तरीके से अगर जीरो की फॉर्म में लिख दूं मैं, तो क्या होगा कि 2x प्लस 7y -21 बराबर 0, और इसको लिख दें x प्लस 2y माइनस यानी +6 बराबर 0, उधर से माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे दो समीकरण हैं, इनको वो कह रहा है हमसे क्या कि ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिए, ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, ठीक है। इन दोनों समीकरणों का हल करना है हमें किसके द्वारा, ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा। अब देखो ब्रज गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, बहुत गौर से और बहुत ध्यान दे के इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप,
ऐसा x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। दोनों साइड दो डंडे खींच ले। ठीक है, इनकी ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे सारी वो वैल्यू लिख लें। a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 7, c1 की वैल्यू कितनी है -21। ठीक है, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 7 और c1 की वैल्यू -21। a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू हमारी 2 और c2 की वैल्यू 6 है। यही दे रखी है, इस तरीके से आप लिख लिया आपने। चलिए अब देखो, चलो देखो अब क्या करना है आपको। अब इससे देखो यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत बताओ। a1 b1 c1 a2 b2 c2 एज इट इज वैल्यू उतार ली है ना। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू लिख ली। अब वैल्यू लिखने के बाद अब आपको जो अगला स्टेप करना है वो बहुत गौर से और ध्यान से करना है। देखो फिर से वही लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर y बराबर 1, x y 1। देखो x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप x को छिपा लेंगे। जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को छिपा लेंगे। इन दोनों के साथ हम यहाँ पे कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखो x को छिपाएंगे, 7 6 42, कितना हुआ 7 और 6, 7 गुणा 6। ठीक है, 7 6 42 हो जाएगा माइनस। फिर इन दोनों का करेंगे आपस में। ठीक है, माइनस का 21 इंटू 2। ठीक है, अब देखो x के लिए ये नियम लागू होता है और 1 के लिए यही नियम लागू होता है। अब जब 1 की लिखेंगे तो 1 के लिए छिपा लेंगे, y का मैं बाद में बताता हूँ, पहले x और 1 का लिख लेते हैं। 1 के लिए लिखेंगे तो 1 छिपा लेंगे, 2 गुणा 2 माइनस 7 गुणा 1, मतलब 7 गुणा 1, तो 2 गुणा 2 माइनस 7 गुणा 1, ऐसे कर लेंगे। बताओ यहाँ पे देखो, सीधा सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके, सॉरी, जब हम x को सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ठीक है, और जब हम 1 को सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। जब हम 1 को, ये किसके लिए है हमारा, ये हमारा x की वैल्यू के लिए ये वाला अपनाएंगे, 1 की वैल्यू के लिए ये अपनाएंगे। ठीक है, अब आती है बात y की, किसकी, y की बात आती है। अब y के केस में जब y को छिपाएंगे, ठीक है, जब y को छिपाएंगे तो उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसको उल्टा कर देंगे। यानी कि अभी तक हम कैसे कर रहे थे, ऊपर से कर रहे थे, अब ऐसे करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, यानी 21 गुणा, कैसे करेंगे, माइनस का 21 इंटू 1 माइनस, इधर करेंगे 6 गुणा 2, यानी कि माइनस का 12। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखो ये 7 6 42 हो गया, x के नीचे, x के नीचे कितना हो गया 42 माइनस 21, देखो 7 6 42 और ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हमने छिपाया था x के लिए, x के लिए छिपाया था। तो 7 6 42, 21 दूनी 42। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा ये क्या माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 42 बराबर y का मान, y के नीचे क्या है, y के नीचे देखो माइनस का 21, माइनस का 21
और ये माइनस का 12 यानी कि 12 बराबर 1/1 2 दूनी 4 माइनस का 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फिर से आगे। तो x अपॉन ये कितना हो गया 84 बराबर y अपॉन ये कितना हो गया y अपॉन 33 माइनस का 33 और यहाँ कितना हो गया बराबर माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपने सीख लिया कैसे किया हमने। अब बात आती है यहाँ पे, एक बार इसको बराबर रखेंगे इसके और एक बार इसको बराबर रखेंगे इससे, तो हमारे x और y के मान निकल आएंगे। चलिए देखो कैसे करेंगे इसको। एक बार पुट कर देते हैं x अपॉन 84 इक्वल किसके 1/3 के 1/-3 के। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे चले जाएंगे, ये क्या होंगे ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 84/3 माइनस का वो भी है ना। और जब ये काटेंगे आप 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 3 अट्ठे 24 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 28। क्लियर, तो x बराबर आ गया -28। अब दूसरा यहाँ पे इसको पुट कर लो एक बार, y अपॉन माइनस का 33 बराबर रख लो 1/-3। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो y अपॉन 33 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका y बराबर आ जाएगा 33/3। 3 से कटेगा 11 बार, तो y का मान कितना आ गया 11 निकल के आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 निकल के आ जाएगी। आपके दोनों आंसर आ गए, दोनों आंसर आ गए, 11 आ गया और एक -28 आ गया। आंसर आंसर कोई दिक्कत मेरे बच्चों बताओ यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझने में कैसी भी दिक्कत आ रही हो आपको। देखो जरूर डेफिनेटली आपको बोर थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई यार सर ये क्या करा दिया, मतलब कैसे करेंगे इसको, है ना। लेकिन बहुत छोटा मेथड है, लेकिन क्या है ये ट्रिकी है थोड़ा सा। ये क्या है हमारा थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है कि यहाँ पे जो ट्रिक आपने समझ ली तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में है और आपको करना ही पड़ेगा, ना चाह कर भी आपको करना पड़ेगा। और अगर ये एग्ज़ाम में दे दिया ना तो समझ लो 6 नंबर पक्के हैं। और जब 6 नंबर है तो आपको टॉप करना है। टॉप के लिए 6 नंबर बेटा बहुत मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते इस मेथड को। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी देखो एक दो एक्सरसाइज में हम बता देंगे, एक दो बार और रिपीट हो जाएगा, आप करके देखो एक बार अपने से सॉल्यूशन। अगर समझ नहीं आए तो पूछो, अगर समझ ना आए तो पूछो, एक बार करके देखो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम इसके बाद एक्सरसाइज शुरू। ठीक है, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और एक काम करते हैं, कल बहुत समय हो गया है, बहुत लेट हो गए, बहुत ज़्यादा हमने खींच लिया। खींचा ही नहीं है बेटा, सब कुछ समझा दिया। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट देखे ना तो चैप्टर ख़त्म ही हो गया, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे ताकि हमारे सभी मेथड और सभी प्रैक्टिस हो जाएं और जितनी बातें हमने बताई हैं वो सारी एक बार रिवाइज हो जाएं, रिकॉल हो जाएं, है ना। जितनी सारी ये चीज़ें बताई थी ये सब एक बार रिकॉल हो जाएं। तो उसके लिए हम कल मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जो बच्चे नए हैं जुड़े रहें, बिल्कुल लगे रहें तैयारी में। तैयारी जितनी हो गई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, कंटिन्यू है तैयारी हमारी, 30 तक हमें कंटिन्यूस सिलेबस ख़त्म करना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो बिना नॉन स्टॉप आपको तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, जहाँ दिक्कत आए पूछना है। ठीक है, पूछना बिल्कुल नहीं भूलना है। बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीडियो, हर सॉल्यूशन, हर लाइव ऑन टाइम दिखे, ऑन टाइम दिखे बच्चों। ठीक है, तो बाय बाय, तैयारी करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में।